नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगला जो भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकाफ थे, जो 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी के बीच भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इन्होंने जो सबसे प्रमुख कार्य किया था एक वर्षों में, समाचार पत्रों पर इन्होंने क्या किया, जो प्रतिबंध थे उसको क्या किए, हटा दिए। आप लोगों को पता होगा कि 1823 ईस्वी में इस पे क्या हुआ था, जो प्रेस है यानी समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसी को इन्होंने चार्ल्स मेटकाफ ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में ही समाचार पत्र पर जो क्या था, जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटा दिया गया। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो अगला जो भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड ऑकलैंड हैं, जो 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है पॉइंट, ब्लैक एक्ट पारित किया गया, यानी लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही ब्लैक एक्ट पारित किया गया। ब्लैक एक्ट क्या होता है? ब्लैक एक्ट वो होता था जो गोरे और काले यानी अंग्रेज और भारतीयों के बीच जो मतभेद था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उसी को क्या कहा गया, ब्लैक एक्ट। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है शेरशाह सूरी का नाम बदल करके ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कर दिया गया। किसके समय? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। जो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक है जो शेरशाह सूरी रोड, उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कर दिया गया। अगला पॉइंट है हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1839 से लेकर के 1842 के बीच चला। यानी इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो क्या होते हैं, अफगानों से हार जाते हैं पूरी तरह से। तो ये क्या था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये पूछा जाता है किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। अगला देखते हैं भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड एलनबरो थे, जो 1842 से लेकर के 1844 के बीच होते हैं। तो इसके समय क्या हुआ था कि लॉर्ड एलनबरो ने ही 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड एलनबरो ने किया था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1843 ईस्वी में हुआ था। दास प्रथा का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था, अधिनियम 5 द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, 1843 ईस्वी में ग्वालियर की शासिका कौन थी, ताराबाई, जो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। उन्हें क्या किया था, एक दत्तक पुत्र लिया था, उन्हीं को हटा करके ग्वालियर का विलय कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि 1843 ईस्वी में ग्वालियर का विलय अंग्रेजों ने अपने क्या किया, इसका अंग्रेजों ने विलय कर लिया। मतलब जो ताराबाई थी ये निसंतान थी, यानी इनके पुत्र नहीं थे। जो दौलत राव सिंधिया की ये क्या थी, पत्नी थी। तो इन्होंने क्या किया कि दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लेना, यानी एक पुत्र को उन्होंने गोद लिया था और उसी पुत्र को ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज यानी लॉर्ड एलनबरो उसको क्या करते हैं, हटा करके और ग्वालियर का विलय अपने राज्य में कर लेते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय कर लिया। यानी सिंध का विलय किसने किया था, तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 1843 ईस्वी में। और किसके समय हुआ था सिंध का विलय, तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। तो जो लॉर्ड डलहौजी था, इसके साम्राज्य के विस्तार का मेन कारण यही था कि इसने क्या किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, ये चारों याद रखिएगा, कोई भी इसमें से दे सकता है कि विलय की नीति या हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसी के द्वारा ये क्या करता था कि जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उस इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में सबसे पहले मिला लेते हैं। तो जो ये नीति थी यानी विलय की नीति या हड़प नीति, ये मेन रूप से गोद लेने की
की प्रथा जो थी उस पर रोक लगाने के लिए था। ऐसे क्या होता था कि कोई भी राजा है तो वो क्या करता था कि अगर उसके संतान नहीं है तो दत्तक पुत्र अर्थात गोद किसी भी पुत्र को वो गोद ले लेता था, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले जो उसके शासक होते थे क्या होते थे, वही दत्तक पुत्र होते थे। तो उन्हीं दत्तक पुत्रों को ये क्या करता था, जो गोद लेने की प्रथा थी उसी को समाप्त करने के लिए इस ये मेन रूप से ये विलय नीति उन्होंने अपनाई थी। यानी लाला डलहौजी के जो गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए गए थे वो 3 तरह के नियम थे। पहले नियम ये थे कि लाला डलहौजी द्वारा जो राज्य विलय थे करने थे, उनके विलय से पूर्व अगर वो राज्य स्वतंत्र हैं तो वहाँ के राजा क्या करेंगे, किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। वहाँ के राजा स्वतंत्र हैं, वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि अंग्रेजों के विलय से पहले जो राज्य स्वतंत्र नहीं थे वहाँ के राजा किसी भी बच्चे को यानी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं, इनके आदेशानुसार ही वो गोद ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये थी कि जो राज्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे यानी जो राज्य अंग्रेजों द्वारा निर्माण किए गए थे वहाँ के राजा किसी भी हाल में किसी भी पुत्र को दत्तक पुत्र को अर्थात किसी भी पुत्र को वो गोद नहीं ले सकते थे। तो लाला डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में अपने राज्य में विलय किया। मतलब कि लाला डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य को अपने में विलय किया था, तो कौन था, वो सतारा था। सर्वप्रथम विलय होने वाला राज्य कौन था, सतारा था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। इसके बाद कौन होता है, जैतपुर और संबलपुर। जो जैतपुर है वो बुंदेलखंड वाला एरिया है और संबलपुर कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। तो उसका विलय कब हुआ था, 1849 ईस्वी में। अगला देखते हैं, झांसी के राजा गंगाधर राव थे, वो क्या किए, मृत्यु से पहले ही आनंद राव को क्या किए थे, गोद लिए थे। और इनकी मृत्यु के बाद वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं, शासन करती हैं, लेकिन उनको हटा करके 1853 ईस्वी में झांसी का विलय कर दिया गया। मतलब कहने का ये है कि जो झांसी की रानी थी, इनके पति कौन थे, गंगाधर राव, और गंगाधर राव मृत्यु से पहले ही वो क्या करते हैं, एक पुत्र को गोद लेते हैं जिसका नाम था क्या, आनंद राव। लड़के का नाम याद रखिएगा, इस पुत्र का नाम याद रखिएगा, आनंद राव को उन्होंने गोद लिया था। लेकिन जैसे ही गंगाधर राव 1853 ईस्वी में मृत्यु होती है तो उनके बाद वहाँ की महारानी कौन बनती है, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन ये क्या की थी, ये गोद लिए थे, इसलिए 1853 ईस्वी में झांसी का लाला डलहौजी ने क्या किया, विलय कर दिया। अगला देखते हैं, बरार, जो वहाँ के स्वामी थे निजाम। बरार के स्वामी निजाम पर लाला डलहौजी ने ऋण या कर्ज का आरोप लगा करके इस बरार का क्या किया, विलय कर दिया। मतलब कहने का कि लाला डलहौजी का ये कहना था कि बरार की जो निजाम है वो काफ़ी कर्ज ले चुके हैं, काफ़ी कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पे कुव्यवस्था फैल रही है, वो शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से ऋण का यानी कर्ज का आरोप लगा करके बरार का विलय कर देते हैं। अगला देखिए, अवध का विलय, यानी अवध का विलय कब हुआ था, 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था, लाला डलहौजी ने किया था। अवध का विलय किस तरह से हुआ, तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके। अवध का विलय लाला डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया था। जिस समय अवध का विलय किया गया वहाँ अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह था। अर्थात लाला डलहौजी का कहना यह था कि यहाँ पे जो अवध में क्या है, कुप्रशासन व्यवस्था फैले है, प्रशासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसका आरोप लगा करके लाला डलहौजी ने अवध का विलय 1856 ईस्वी में कर दिया। 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय लाला डलहौजी ने अपने राज्य में कर लिया। अगला पॉइंट देखिए, 2 डॉक्टरों का अपमान का आरोप लगा करके 1850 ईस्वी में सिक्किम का विलय कर लिया। लाला डलहौजी का कहना ये था कि सिक्किम में उसने 2 डॉक्टर भेजे थे, जिसके वहाँ के जो शासक थे अच्छे ढंग से उसकी सेवा नहीं किए, तो उनका आरोप लगा करके उसको जो डॉक्टर हमने भेजे थे उसका क्या किया गया है, वहाँ पर सिक्किम में अपमान किया गया है। उसी का अपमान का आरोप लगा करके लाला डलहौजी ने क्या किया, सिक्किम का 1850 ईस्वी में अपने राज्य में विलय कर लिया। अगला देखते हैं, ये जो 2 राज्य थे, लाला डलहौजी ने पंजाब एवं बर्मा, पंजाब का 1849 में एवं बर्मा का 1853 ईस्वी में युद्ध द्वारा इसका क्या किया, अपने राज्य में विलय कर लिया।
यानी दो राज्य ऐसे थे पंजाब एवं बर्मा जिसका क्या किया ये युद्ध द्वारा अपने राज्य में विलय करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये अगला पॉइंट है, भारत में रेलवे का जनक या जन्मदाता कौन है? लॉर्ड डलहौजी। यानी भारत में आज हम देख रहे हैं जो रेलवे चल रही है वो उसके जन्मदाता कौन है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। यानी प्रश्न क्या पूछेगा यहाँ पे कि पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? तो बंबई से ठाणे तक चली थी। पहली बार ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी? तो कितना होगा? 34 किलोमीटर चली थी। पहली बार ट्रेन किसके समय चली थी? तो कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? ब्लैक ब्यूटी थी। यही ब्लैक ब्यूटी नाम की जो ट्रेन थी जो मुंबई से ठाणे तक चली थी 34 किलोमीटर। देखते हैं, भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण किसने किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नामक एक कंपनी थी जो भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण किया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नामक कंपनी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में तार लाइन अर्थात टेलीफोन लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो कलकत्ता से आगरा तक। भारत में पहली बार जो तार लाइन यानी टेलीफोन लाइन जो बिछाए गए थे वो कहाँ से कहाँ तक थे भाई? तो कलकत्ता से आगरा तक बिछाए गए थे। और कब? 1853 ईस्वी में। और किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई। यानी डाक विभाग के जो स्थापक यानी संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी ही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की 1854 ईस्वी में स्थापना की। यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की है? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1854 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखिए। लोक निर्माण विभाग का मतलब क्या होता है? जो क्या होते हैं? रोड का निर्माण करते हैं। जो आप देखे होंगे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितने भी रोड आते हैं उसको पीडब्ल्यू यानी लोक निर्माण के विभाग के लोग ही उसको क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में उड घोषणा यानी उड डिस्पैच की गई जो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। यानी 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय एक घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था क्या? उड घोषणा, जो जिसे हम क्या कहते हैं? उड का डिस्पैच भी कहते हैं। तो उड का डिस्पैच किसके समय आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। और उड का डिस्पैच कब आया था? तो 1854 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड का डिस्पैच किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? वो शिक्षा से संबंधित था। अर्थात उसमें क्या थे कि शिक्षा से संबंधित नियम कानून बनाए गए थे, उसी को क्या कहा गया? उड का डिस्पैच कहा गया। अगला पॉइंट देखिए, उड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी इसमें क्या किए गए? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। और किसके आदर्श पर हुआ था? तो लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर हुआ था। तो ये तो थे हमारे क्या? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।